Hello students. In this video lecture I am going to describe you chapter 1st class 10th geography resources and development, and this is the third video lecture of this chapter. In the previous videos I explained you what are resources, the classification of resources, that is of four kind, on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, and on the basis of development. In today's video lecture we will discuss about the development of resources. We know that resources are the nature's gift to us, और हम उसको यूज भी करते हैं, उनको हमने अपने यूज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए हम उसको एडजस्ट करते आ रहे हैं, इस्तेमाल करते आ रहे हैं. लेकिन सम आर क्या होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. तो ऐसे ही बहुत सारे फायदे भी हैं हमें रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, बट साइड बाय साइड उसके एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं. तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग अपने बेनिफिट के लिए करता है तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट उभर कर सामने आते हैं, और उसके लिए क्या सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की गई, क्या चीजें हैपन हुई, उन चीजों को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. तो सबसे पहले क्या माना जाता है कि रिसोर्सेज, हम ह्यूमन बीइंग हमेशा प्रोग्रेस के वे पे चलते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन करते हैं. तो यूज ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट दे डू एवर. तो हम क्या कंसिडर करके चलते हैं स्टार्टिंग से ही ह्यूमन बीइंग की, दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. ऑब्वियसली कि हमें नेचर की तरफ से बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, बट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन भी हैं रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर नेचुरली प्रेजेंट, नेचुरली ऑकर ऑन द अर्थ फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम सदियों से इस चीज को मान के चलते हैं कि ये फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के, और हम उनको एडजस्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनका यूटिलाइज कर रहे हैं. लेकिन उस यूज के कारण, लाइक आजकल हम वाटर ऑन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ टाइम से हम मान के चलते हैं कि वाटर अवेलेबल है अर्थ के ऊपर, फ्रेश वाटर भी है और सॉल्टी वाटर भी है जो कि ओशंस के अंदर मिलता है. बट हमारे लिए यूजेबल कौन सा है? फ्रेश वाटर है. लेकिन आज के टाइम पॉपुलेशन अर्थ के ऊपर इंक्रीज होती जा रही है, और जो स्कार्सिटी है वाटर की वो भी इंक्रीज होती जा रही है, कम होता जा रहा है पानी. बहुत सारा रीजन क्या है कि बहुत सारा पानी क्या हो जाता है, पोल्यूट भी हो रहा है. तो उस वजह से हम अगर यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लेके चलते हैं एज अ फ्री गिफ्ट, तो इस तरीके से उसको हम यूज कर रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को तो बेशक फुलफिल कर रहा है, बट इट मे नॉट बी अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन. उनके यूज के लिए शायद वो उतनी अमाउंट में, उतनी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल ना हो जितने की उनको रिक्वायरमेंट है. क्योंकि वाटर क्या है, बहुत ही एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है पानी की, किसी भी लिविंग क्रिएचर को है. तो यहाँ पर हम वाटर का एग्जांपल लेते हुए क्या चलते हैं कि कोई भी रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, बट हम उसको इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि वो इन फ्यूचर ना रहे. ठीक है. तो अब क्या कहता है कि बहुत से रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम है, कोल है, मनुष्य की एक लालच के रूप में वो उसकी इच्छाओं को, उसकी जरूरतों को फुलफिल कर रहा है. लाइक ईरान और इराक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर पेट्रोलियम के, क्रूड ऑयल के जो मिलते हैं, वेल मिलते हैं, वो उनको बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करता है जमीन के नीचे से. वी कैन से कि वेल के थ्रू, कुएं हम कह सकते हैं कि वहां पे मिलते हैं पेट्रोलियम के, क्रूड ऑयल के. तो वो कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपने आप को इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको सेल करती हैं, क्रूड ऑयल को बेनिफिट होता है, इकोनॉमी ग्रो करती है. तो वो एक तरह से लालच है, उस लालच को पूरा करते हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या कि वो नए नए रिजर्व्स को फाइंड आउट करते हैं और ऑयल वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मनुष्य अपनी लालच को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और सोच के चलता है दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर. ये नहीं सोच के चलता कि देयर अमाउंट इज लिमिटेड. अगर आज हमें अपने डेवलपमेंट के लिए उसकी जरूरत है तो कल को हमारी फ्यूचर जनरेशन भी तो है, उनको भी तो जरूरत पड़ेगी. जब हम उनको इतनी एडवांस चीजें दे रहे हैं तो दे हैव टू बी इन नीड ऑफ दीज थिंग्स, दीज नेचुरल रिसोर्सेज. अब क्या कहता है, अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कि रिसोर्सेज, कुछ एक रिसोर्सेज ऐसे हैं कि कुछ एक लोगों के हाथ में सिमट कर रह गए हैं. लाइक पेट्रोलियम की बात करें, कोल की बात करें, गोल्ड माइंस की बात करें,
तो वो कुछ कम्युनिटी या पीपल्स के हाथों में जब आ जाते हैं तो वो उन्हीं को ज्यादा बेनिफिट देते हैं। अगर हम पुअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी की बात करें तो उनकी तो पहुंच में ही नहीं होते, तो क्या हो जाता है, एक संग्रह होके रह जाता है कुछ एक लोगों के हाथों में। तो वहां से क्वेश्चन क्या उभर कर आता है कि हैव्स एंड हैव नोट्स, कि कुछ लोगों के पास तो वो चीज है और कुछ के पास बिल्कुल ही नहीं, कुछ तो उसका अबंडेंट में यूज कर रहे हैं और कुछ लोगों को कई बार तो नॉलेज भी नहीं होता कि ऐसी कोई चीज अवेलेबल भी है। इस हद तक भी सिचुएशन होती है। अब इन सब चीजों को हम यूज करते हैं, फ्री गिफ्ट समझ के चलते हैं, अपने लालच को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। अक्यूमुलेशन हो जाता है रिसोर्सेज का, कुछ एक रिच पीपल के हाथ में अगर हम बात करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या उभर के आता है कि वो अपने लालच को पूरा करने के लिए, अपने ही स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए, अपनी खुद की इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनका बहुत ज्यादा वी कैन से एक्सचेंज करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं ऐसी चीजों को। तो क्या होता है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस उभर कर सामने आती हैं। लाइक एग्जाम्पल हम लेते हैं तो पहले के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता था, या तो पैदल ही लोग यात्रा करते थे, फिर बुलेट कार्ट वगैरह उसके थ्रू हो गया, फिर स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसे इन्वेंशन होते चले गए ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कि आज के टाइम अगर आप रोड्स के ऊपर देखते हैं तो वेराइटी ऑफ व्हीकल्स आपको अवेलेबल होते हैं। और उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, सभी जब फ्यूल को बर्न करते हैं इंजन तो क्या निकलता है, CO2 निकल के आता है। CO2 की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पोल्यूशन का लेवल एयर के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये पोल्यूटेड जो अमाउंट है एयर की, CO2 का इंक्रीज होना है एयर के अंदर, ये किसको इफेक्ट करता है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है। और साथ के साथ ये CO2 का इंक्रीज होता हुआ लेवल हमारे ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है तो उससे क्या नुकसान होता है हमारा, कि ओजोन लेयर क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, सन की अल्ट्रावायलेट रेज को। अब वो क्योंकि थिक होती जा रही है, वो रेज पास होती है, तो आज के टाइम हमें वेराइटी ऑफ आई डिजीज का फेस करना पड़ता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एलर्जी हो जाती है। तो ये सब किसकी वजह से हैपनिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी ग्रीड इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हम रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर समझकर एक जबरदस्त रेस के रूप में हम कह सकते हैं कि यूज करते जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि इसके एडवर्स इफेक्ट भी हो रहे हैं। तो जब ह्यूमन बीइंग ने इनको पहचानना शुरू किया, रिसोर्सेज को यूज करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे बेनिफिट होने लगा, तो एक बार तो पूरे मीन्स टू से कि फुल एंथुजियाज्म के साथ वी कैन से कि हाँ ग्लोबलाइज वे पे इसको यूज किया जाने लगा, इन सब चीजों को बढ़ावा देने की, टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की गई। लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट सामने आने लगे हमारे, और हमें किस चीज का सामना करना पड़ा, इकोलॉजिकल क्राइसिस का। वो ग्लोबल लेवल पर थी, किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर नहीं थी। ये सब आपके सामने है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या चीज उभर कर सामने आई, पूरी वर्ल्ड के जो कंट्रीज थी वो कंसर्न हुई किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए, कि इसी तरीके से अगर हम रिसोर्सेज को यूज करते रहे तो इन फ्यूचर हमारी प्रेजेंट जनरेशन के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये क्या हो जाएगी, डेंजर के रूप में उभर कर सामने आएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट सामने आता है। इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा उसमें से 1 मार्क या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत। सतत मीन्स लगातार, कि कोई भी चीज है या रिसोर्स है जिसको हम आज के टाइम यूज कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बेशक, लेकिन वो आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए ना तो आज के डेवलपमेंट को वो इफेक्ट करे और इन्वायरमेंट को भी हार्म ना पहुंचाए, और जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी वो सेफ रहे, उनको यूज करने के लिए भी वो बचे। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स मीन्स खुद की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो इसकी डेफिनेशन निकलती है, 1 मार्क में मोस्टली आती है। एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, विकास होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट,
लेकिन जब आप रिसोर्स यूज कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, लाइक कोल या पेट्रोलियम को यूज कर रहे हैं, तो उससे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। और ऐसा भी नहीं है कि हम इस चीज को ध्यान में रखें कि इस रिसोर्स का हम यूज कर रहे हैं, लाइक पेट्रोलियम का एज ए फ्यूल हम व्हीकल्स के अंदर यूज कर रहे हैं, तो हम इस चीज से डर जाएं कि आज की चलो हम अपना डेवलपमेंट का लेवल नीचे रख लेते हैं क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना है। हमें अपनी डेवलपमेंट पूरी करनी चाहिए, बट वी शुड अडॉप्ट दोज वी कैन से स्ट्रेटजीज की आज के टाइम की डेवलपमेंट भी पूरी कंप्लीट हो जिस लेवल तक हम चाहते हैं, बट वो रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। तो यहाँ पे क्या कहता है कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, आज के टाइम की डेवलपमेंट को, विकास को भी समझौता ना करना पड़े विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, जो आगे आने वाली भावी पीढ़ी है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। कि हम आज ये कर ले, चलो आज के लिए मान लो कि डेवलपमेंट का ये लेवल है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें यहाँ तक हमारा एम है पहुंचना है, और हम पेट्रोलियम के यूज से कर रहे हैं, तो पहुंचना तो यहाँ तक ऑब्वियस है कि यहाँ तक पहुंचे हम, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इतना अगर फ्यूल हम यूज करेंगे तो उससे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, तो फ्यूचर जनरेशन कैसे जिएगी। नहीं, हम बहुत से स्ट्रेटजीज या स्टेप्स अडॉप्ट कर सकते हैं, लाइक अगर फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है तो विद द अदर हैंड वी हैव टू प्लांट ट्रीज, मोर एंड मोर ट्रीज। एफोरेस्टेशन का हम जो है क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को हार्म भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। तो क्या कहता है, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। तो भावी पीढ़ी को उसके लिए अपने आप के साथ समझौता ना करना पड़े, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, रियो डी जेनेरियो के अंदर, जो कि ब्राजील, दिस इज अ कंट्री, ये कंट्री है और ये जगह का नाम है, एक सिटी है ब्राजील के अंदर, रियो डी जेनेरियो। यहाँ पर एक समिट होती है, मीन्स टू से एक मीटिंग होती है यूएनओ कंट्रीज की, नियर अबाउट 100 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेशन करती हैं। तो ये अर्थ समिट के नाम से जानी जाती है क्योंकि अर्थ के अंदर क्या बढ़ रहे थे, हमारे रिसोर्सेज को यूज करने की वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस इंक्रीज हो रही थी, ग्लोबल वार्मिंग टाइप, ओजोन लेयर डिप्लेशन टाइप। तो कंट्रीज कंसर्न हुई, चिंतित हुई, उनको लगा कि नहीं अब कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम अर्थ समिट हुआ, पूरी धरती की ऑलमोस्ट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इस मीन्स टू से कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी। कहां पर थी, ब्राजील में थी, दिस इज कंट्री, दिस इज सिटी, और इन 1992 के अंदर हुई थी। तो यहाँ से भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन रेज होता है कि व्हेन द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड इन 1992 and where the first earth summit held in Rio de Janeiro in Brazil। तो यहाँ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन आपका इंक्रीज होता है। अब है एजेंडा 21, ये एक कंसेप्ट उभर कर सामने आता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि रियो डी जेनेरियो के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अंदर क्या उन्होंने स्टेप उठाए थे या क्या कमिटमेंट किया था, जिसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कवर दिस। टिल देन कीप वॉचिंग एंड हैव अ गुड टाइम।